लिए आप कल पढ़े थे ये चैप्टर 5 भाषा की महत्ता और उसके विविध रूप, या नहीं पढ़े थे अंकित? जी हाँ सर। नहीं पढ़े थे तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। जो हमारा विषय है वो है भाषा की महत्ता और उसके विविध रूप। देखिए, भाषा जो है ना, चाहे किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, बंगाली हो, मैथिली हो, अरबी हो, अवधी हो, देखिए हर भाषा का अपना महत्व है। आदमी के पास अगर भाषा नहीं हो तो उसका इमोशन को आप जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते हैं। मूक बधिर लोग जो होते हैं, जो अपनी बातों को रखते हैं, इशारों में रखते हैं। आप सुन रहे हैं अंकित? जी तो मूक बधिर लोग, उनकी भाषा को सब कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है? मूक बधिर समझ रहे हैं ना, जो डिसेबल लोग होते हैं, उनको जो उनका जो भाषा होता है वो सब कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से किसी को बताने के लिए भाषा ही एक माध्यम है, जो अपनी इमोशन या अपनी भावनाओं को आप प्रकट कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, भाषा की महत्ता और उसके विविध रूप। क्या महत्व है और उसके क्या क्या रूप हैं? तो भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर विचारों, भावों अथवा इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा क्या है अंकित? मनुष्यों के बीच परस्पर विचारों, आपके पास जो विचार हैं या जो भाव है, जो इमोशंस हैं या जो आपकी इच्छाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा का संबंध व्यक्ति, समाज और देश से होता है, इसलिए भाषा का विशेष महत्व पाया जाता है। भाषा में वो इतना ताकत है कि वो आपको इस तरह से प्रभावित कर दे कि आपको रुला दे, इस तरह से प्रभावित कर दे कि आपको लड़ा भी दे, और एक निर्जीव प्राणी, कहने का मतलब एक डिमोटिवेटेड आदमी को मोटिवेट करके आगे बढ़ा भी दे। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, कहानियां हैं, या इस तरह से वाक्य हैं। आप समझ रहे हैं अंकित? जी सर। हाँ। तो गूंगा व्यक्ति संकेतों और अस्पष्ट आवाजों से अपने विचारों को प्रकट करने की चेष्टा करता है। गूंगा व्यक्ति जिसके पास शब्द ही नहीं है, भाषा ही नहीं है, गूंगा है, तो इशारों से कोशिश करता है बताने का। मनुष्य तो मनुष्य, मनुष्यों के अलावा प्राणियों पर संकट आने पर चिड़िया विशेष प्रकार की ध्वनि निकालती है। देखिए, चिड़िया भी जो होती है, अगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आया है तो वो अलग तरह की एक ध्वनि निकालती है, आवाज निकालती है, जिससे चिड़ियों का पूरा समूह एक दूसरे का संकेत समझकर उड़ जाता है। समझ रहे हैं आप? जंगल में शेर दिखने पर बंदर विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, जिसको सुनकर सारे जानवर भाग खड़े होते हैं। क्या इन सुरीली, दरीसी ध्वनियों और संकेतों को भाषा कहा जा सकता है? उत्तर आता है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार डिस्कवरी चैनल पर मैंने देखा था कि इंडिया में ही कहीं पर हाथी जो है, उसका बच्चा एक फंस गया था गड्ढे में। आप सुन रहे हैं अंकित? हाँ सर। हाँ, तो एक छोटा बच्चा था, वो हथनी का, वो फंस गया था। अब उस उधर बगल से रोड है, तो वो हाथी क्या करे, हथनी जो भी लोग जाए उधर से जा करके उसके पास दहाड़े चिंघारे खूब जोर जोर से। अब ऐसा रूप देख करके हाथी का तो कोई भी डर जाएगा, तो लोग वहां से भाग खड़े होते थे, भाग खड़े होते थे। तो वहां पर मैं, वो जो जंगल का जो रक्षक होता है, गार्ड वगैरह, वो लोग आए और वो लोग डरे नहीं। वो लोग तो परिचित है ना, हाथी के व्यवहार से परिचित है कि कब हाथी मारना चाहता है और कब वो हेल्प के लिए बुला रहा है। तो वहां पर वो आकर खड़ा हुआ रोड पर, वो हाथी जो हथनी आई और सूंड से उस व्यक्ति को का हाथ में पकड़ के और ले गई गड्ढे तक, अपने बच्चे तक ले गई। दिखाई कि देखो, अब देखो, अब वो हथनी थोड़ी निकाल सकती है उस गड्ढे से। तो फिर उन लोगों ने, गार्ड लोगों ने क्या किया, रास्ता बनाया और छोटे से बच्चे को निकाला, और निकाल करके फिर उसकी माँ के पास दिया, और वो बच्चा
जो है अपनी माँ के साथ फिर वो जंगल की ओर चला गया। तो ये देखिए एक भाषा है, इशारा में वो बात करने का कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे बात? तो इससे क्या महत्व है, अगर उसके पास भाषा होता तो उसका भाषा कोई भी समझ पाता। तो चूंकि वो जानवर है, उसके पास भाषा नहीं है। तो भाषा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है वो देखते हैं। तो जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। तो जिस साधन, भाषा क्या हो गया, एक साधन हो गया जिसके द्वारा हम अपने भावों को और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर विचारों, भावों अथवा इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यह सामाजिक व्यवहार का प्रमुख साधन है। भाषा ही मनुष्य को पशु समाज से पृथक करती है। भाषा ही है जो गाय से, भैंस से, जानवर से मनुष्य को अलग करती है। तो भाषा के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार है। चलिए पढ़िए। तो पहला परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। अंकित हाँ सर। पढ़िए, दिख रहा है आपको? अच्छा, पढ़ रहा हूँ। क्लास में सिर्फ हम ही है ना एक? हम्म। क्लास में हम ही है ना सिर्फ? क्लास में आप ही कैसे हैं? मैं भी हूं ना। अच्छा, हाँ, हम और आप ही हैं सिर्फ। और एक जीआईटीएस दिख रहा है, जीआईटीएस कॉलेज भी है। वो तो मैं पूरा हूँ शायद। पूरा कॉलेज है। ओ। और कितना लोग चाहिए आपको? पूरा जेआईटीएस, जेआईटीएस दिख रहा है, पूरा जेआईटीएस आपके साथ है, बताइए। और सर है और आप फिर है। देखिए, पढ़ने के पढ़ लिए खुद आप देखिए कि आपको पढ़ना है, दूसरा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आपको करियर बनाना, फ्यूचर बनाना, आपको डिग्री लेना है, ज्ञान लेना है आपको। दूसरा ले रहा है नहीं ले रहा है, उससे क्या मतलब है जी? क्या? जी सर। कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि कौन कहता है कि चांद में सुराख नहीं हो सकता है। एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो आप हिम्मत तो कीजिए, आप तो आगे बढ़िए, आपको तो बढ़ना है। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे क्या मतलब है? देखिए कॉलेज है, मैं हूं, आप हैं, बस पढ़िए। जी सर। हम्म। डॉक्टर भोलानाथ त्रिपाठी तिवारी के हम्म। अनुसार भाषा उच्चारण अव्यव अवयवों से अवयवों, उच्चारित अवयवों से उच्चारित हाँ सॉरी अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक यादृच्छिक ध्वनि ध्वनि। हम्म। प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके हम्म। द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है? उच्चारण अवयवों में उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि अवयव प्रतीकों। मतलब? अवयव होता है मतलब आपको क्या, व्याकरण, व्याकरण का चीज है वो। आप व्याकरण जब डिटेल में पढ़िएगा ना तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप देखिए ना, संगीत भी क्या है? एक माध्यम है, एक भाषा है, मतलब इमोशन को प्रकट करता है, वो करता है ना। शब्द को इमोशन बना करके तब वो प्रकट करता है। चाहे वो मतलब मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करता है ना। जी। तो ये सब कुछ लोग हैं जिनके डेफिनेशंस हैं, उसको आप पढ़ लीजिए फटाफट। स्वीट के अनुसार। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। इस हम्म। प्रकार उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाषा या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। मुख, हम्म। कंठ, तालु आदि उच्चारण अवयवों से बोली गई देखिए, वह मुख, ध्वनि। कंठ, कंठ बहुत सारा वर्ड है। आप तो गाना सीखते हैं, आपको बेहतर मालूम होगा कि कौन सा वर्ड को कंठ से निकालना है, कौन सा जी। वर्ड तालु से निकलता है, ये आपको ज्यादा पता है ना। जी। अच्छा बताइए, उच्चारण। कोई तुतला आदमी गाना गा सकता है क्या? हाँ सर, धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करे तो कर सकते हैं। क्योंकि वो जो उच्चारण करेगा तो जो मुख से और कंठ से वो तो कुछ और बोला जाएगा उससे। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। जैसे मतलब अगर धीरे धीरे हमेशा मतलब प्रयास करते रहे तो हो जाता है। जैसे हम्म। कम सांस लेने वाला भी धीरे धीरे प्रयास करते रहेगा तो उससे भी हो जाता है। वही हम बोले कि कोई हकला है, तुतला है, तो वो कैसे गाएगा कोई लंबा तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अभ्यास सब कुछ है। हम्म। तालु आदि सहायता उच्चारण अवयवों से बोली गई वह ध्वनि है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान आदान करते प्रदान हैं। करते हैं।
क्रोचे के क्रोचे शब्दों के में शब्दों में भाषा सीमित तथा व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। हम्म, सुप्रसिद्ध व्याकरण कामना प्रसाद वैयाकरण, वैयाकरण मतलब जो व्याकरण के जानकार है भाई, जानकार वही होते हैं। वैया, हाँ, कामना प्रसाद के व्याकरण अनुसार। कमान अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के हम्म, विचार स्पष्टता समझ सकता है। स्पष्टतया, स्पष्टतया समझ सकता है। ब्लॉक तथा स्पष्टतया ट्रैगर के समझ सकता अनुसार, रुकिए मैं पढ़ता हूँ। है। जी सर। भाषा मानव वाक, जो मानव वाक, देखिए हमारे पास कहा जाता है ना 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियां हैं। अब ये क्या है, मानव वाक इंद्रिय, वाक मतलब जो वाक पटुता मतलब बात करने का जो इंद्रिय है, से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था। इसमें आप मोटा मोटी इतना जान लीजिए, भाषा क्या है आप समझ गए, समझ गए कि नहीं। भाषा जो अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है। आप और कितना अपने भी अपने आदान प्रदान करने का। विचारों को प्रकट तो करने का, आप कितना भी अच्छा आपके मन में थॉट्स है, लेकिन अब देखिए गीतांजलि पर मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला नोबेल पुरस्कार मिला। तो गीतांजलि क्या था, वो हमारा जो एक्चुअल में संस्कृत में जो लिखा हुआ है गीता, वो गीता का अनुवाद किया उन्होंने अंग्रेजी में, ठीक है। और वो भी अकेले नहीं किया, डब्ल्यू बी यीट्स के सहारे किया, एक और थे बहुत बड़े कवि थे, उनकी सहायता से किया। तो भाषा ही एक है ना जो कि आपको एक दूसरे के करीब लाता है, इमोशन से बुझाता है। और आपके बोली से ही कहा जाता है कि अगर बोली अच्छा है तो आपको इसी बोली के कारण मिठाई भी मिलता है, और इसी बोली के कारण आपको थप्पड़ भी पड़ते हैं। बात सही है जी ना। जी सर। तो भाषा की विशेषताएं आ सकता है, क्या है भाई भाषा की विशेषताएं, तो निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार बतलाई जाती है कि भाषा मनुष्य की वाक इंद्रियों द्वारा उच्चरित ध्वनि संकेत है। नंबर 2, ये ध्वनि संकेत रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा सीखी जाती है। आप देख लीजिए रूस में रशियन भाषा चलता है, वहां अंग्रेजी नहीं चलता है, बच्चों का पढ़ाई का माध्यम रशियन है। जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, और आपको चीन में चाइनीज भाषा में पढ़ाई होती है। अपनी भाषा के प्रति वो लोग इतना वो है, हमारे यहाँ जैसे अंग्रेजी में ये सब नहीं होता है। तो भाषा आरंभ से लेकर अंत तक सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति, उसका प्रयोग और उसका अर्जन सब कुछ समाज द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। हमारे हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं अंकित, जो कि अंग्रेजी के हैं, जैसे डॉक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, वैद्य। आप वेद। घर में बोलते हैं कि चलो कोई किसी का तबीयत खराब हुआ तो चलो वैद्य से दिखाते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। डॉक्टर, तो डॉक्टर। डॉक्टर क्या है। आप ऐसा बोलते हैं कि मैंने स्टेशन का पता नहीं क्या हो, जो भी हो नाम स्टेशन ही बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ना इतना आदी हो चुके हैं उसका कि पता ही नहीं चलता है कि हिंदी का है कि किसी और भाषा का जी शब्द है। तो भाषा का कोई अंतिम रूप स्वरूप नहीं होता, क्योंकि वह सदैव परिवर्तनशील होता है। हर एक 10 किलोमीटर पर देखिएगा भाषा में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। और जैसा पानी वैसा वाणी कहा जाता है, आप जैसा उस जगह का पानी है वैसी ही वाणी होती है। तो भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा शारीरिक, मानसिक, भौतिक और कई कारणों से सतत बदलती रहती है। भाषा का विकास, अभी देखिए आप आजकल नया जमाना में व्हाट्सएप आ गया, हाँ, ट्विटर आ गया, ये सब शब्द ही नहीं था पहले डिक्शनरी में। फेसबुक, ये सब थोड़ी था, ये सब नया नया शब्द आया। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर। देखिए प्रौढ़ता, अप्रौढ़, प्रौढ़ मतलब हो गया कि आपको जवान से भी बुढ़ापे की ओर, अप्रौढ़ मतलब इमेच्योर। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में अंकित। जी सर। अब देखिए भाषा का महत्व देखते हैं क्या है। भाषा मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। मनुष्य ने अपने जीवन यापन के लिए भाषा का विकास किया और इसके निरंतर विकसित होते जा रहा है। इसमें निरंतर विकास होते जा रहा है। मानव जीवन में भाषा के महत्व को निम्न प्रकार से
स्पष्ट किया जाता है। पहला है विचार विनिमय का प्रमुख माध्यम। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख माध्यम है। बालक भाषा स्वाभाविक रूप से अनुकरण से सीखता है। बालक बालक जो है, छोटा बच्चा क्या करता है? अनुकरण। आप जो शब्द बोलिएगा उसी शब्द को वो रिपीट करेगा। आप बोलिएगा बाबू खाना खा लो, वो भी आपको बोलेगा बाबू खाना खा लो। क्योंकि इसी तरह से वो बाबू सोने चले जाओ, वो भी आपको बोलेगा बाबू सोने चले जाओ, एकदम रिपीट कर देगा वो। समझ रहे हैं आप? छोटा बच्चा। तो बालक भाषा स्वाभाविक रूप से वह अनुकरण, अनुकरण मतलब नकल करना, से सीखता है। इसीलिए भाषा विचार विनिमय का एक सरल माध्यम है। दूसरा है ज्ञान तथा कौशल के हस्तांतरण का माध्यम। आपके पास जो भी ज्ञान है, मान लीजिए आप गाना जानते हैं और गाना का नॉलेज है आपको, गीत संगीत का, तो यह कौशल है आपका। इसको आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सरल और सिंपल भाषा चाहिए जिसमें आप लोगों को बता सकते हैं। और व्यक्तित्व विकास में सहायक लोग, व्यक्तित्व विकास में सहायक यह भाषा ही है। जब आप कहीं पर मुंह खोलते हैं और कुछ शब्द अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो वह भाषा और वह शब्द ही है जो और लोगों से आपको अलग करता है। आ रहा है समझ में अंकित बात? जी सर। हाँ, बहुत लोग खड़े हैं भीड़ में और सब सिंपल हैं, भले उसके पास कितना भी क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी हो, कुछ भी गुण हो, लेकिन अगर भाषा सही नहीं है तो, और कोई आदमी कम पढ़ा भी लिखा लेकिन भाषा उनका बहुत अच्छा है, पकड़ है भाषा पर, तो वो अपना एक स्थान बना ही लेता है उस भीड़ में भी। दूसरा बात और क्या है व्यक्तित्व विकास में सहायक? कम्युनिकेशन होता है ना आजकल, कम्युनिकेशन अंग्रेजी में जो बोलते हैं, भाषा कौशल। भले आप बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन ले लिए, एमसीए या इंजीनियरिंग कुछ भी कर लिए, लेकिन भाषा नहीं है आपका सही तो आपको अच्छे से अच्छे जगह पे नौकरी भी नहीं होगा। कला साहित्य और संस्कृति के विकास में सहायक। तो कला साहित्य, आप कुछ भी रचना तभी कर पाएंगे जब आपके पास अच्छा शब्द, अच्छा भाषा और भाषा का भंडार होगा। चिंतन मनन का माध्यम। आप कुछ भी चीज चिंता, या चिंता नहीं कह लें उसको, कह लें कि मैंने थिंकिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास चिंतन मनन, बोलते हैं भाषा के माध्यम से ही करता है तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। राष्ट्रीय एकता में के निर्माण में सहायक। हमारे भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, तमिल उधर जाइए साउथ में तो वो लोग हिंदी का विरोध करेगा, मलयालम। और हिंदी वाले जो हैं, हम लोग विरोध तो नहीं करते हैं, हम लोग धर्मशाला है, हम लोग सबको ले लेते हैं जो आना है। और बोले हिंदी वाले को वहां से मैंने विरोध करते हैं। तो क्या है, भाषा के विविध रूप हैं। क्या सब रूप हैं? भावों को प्रकट करने की दृष्टि से विश्व की सभी भाषाएं सामान्यतः समान होती हैं, क्योंकि सभी भाषाएं विचार विनिमय के मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। अब यहां से पढ़िए तो आप अंकित, बोली, पेज नंबर 21 से बोली से पढ़िए। बोली से। हम्म, बोली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। पढ़िए। सामान्यतः इसका अस्तित्व मौखिक होता है। इसका प्रयोग करते समय भावों को प्रकट करने के लिए विविध भाव भंगिमाओं को की सहायता ली जाती है। की सहायता ली जाती है। इसे इसे ऐसे भी कहा जाता है कि बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस अभी मैं भाषा आपको के अभी मैं आपको अन्य। बताता हूँ। यहाँ जमशेदपुर में भी सुनिएगा, कुछ लोगों के मुंह से सुनिएगा, बोलिएगा लड़का ठो जा रहा था ना। ये भाषा सुने है कि नहीं? लड़का ठो जा रहा था, तो ये सब क्या है? ये एक्चुअल में ये बहुत गलत भाषा है, लेकिन ऐसा बोलेगा लड़का ठो, बेटा ठो। ये सुने है कि नहीं इस तरह का? तो झारखंडी एक्सेंट है सर। हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये अच्छा नहीं है चीज, ये हिंदी का रूप है ही नहीं, ये हम्म। क्षेत्रीय है और उसमें डाल के उसका
ऐसा नहीं कि वो डाल के उसको और ये शब्द कह के और अच्छा बना दिए, बल्कि सुनने में भी खराब लगता है। और ऐसा अगर कोई बोलता है तो समझ में आ जाता है कि ये आदमी मूर्ख है, मतलब ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। लड़का ठो, बेटा ठो, कोई कोई आदमी बोले गैया ठो आ रहा था। हम्म। तो ऐसी भाषाओं से बचना है। और जब आप सही भाषा बोलते हैं तो आपका इज्जत, सम्मान, मान सम्मान होता है। चलिए, बोली समझ लिया आप। हम्म। क्षेत्रीय क्षेत्रीय बोली हो गया, लोकल लैंग्वेज हो गया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूप में भिन्न होता है। अब देखिए अगला पेज, पेज संख्या 22। सामान्यतः बोली की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है। आप जो यहाँ पर जो बोले ना, जो लड़का ठो बेटा ठो, ये सब चीज इधर ही चलता है। ये सब चीज पटना साइड में नहीं मिलेगा आपको, या कहीं जहाँ पढ़ा लिखा एजुकेटेड लोग है ऐसा। अच्छा, ये सब भी जो संभ्रांत लोग है, आप यूज करते हैं ऐसा, लड़का ठो बेटा ठो? मैं पूछ रहा जी हूँ, जी सर। आप ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो मैंने हो बताया? हाँ। कभी कभी हो जा निकल जाता है। हाँ, तो ठो यूज करने में अपने आप को महान मत समझिए, उसको निकाल दीजिए ठो। ठीक है? जी ये सर, कोशिश एग्जाम में भी लिख के नहीं आ जाइएगा। एग्जाम में तो मैं लिखते हैं, मैं यहाँ जा रहा था, वहां जा रहा था। हाँ, लेकिन आदत जो होता है ना वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो ठीक है, हाँ। तो ये सब पे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो बोली का साहित्य, इसको पढ़िए यहाँ से। क्या विभाषा? हाँ, सामान्यतः बोली की निम्नलिखित। सामान्यतः बोली की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। हम्म, बोली का साहित्य नहीं मिलता है, ठीक है। हम्म, यह स्थानीय और घरेलू होती है। इसका हम्म, रूप साहित्यिक नहीं होता है। इसकी हम्म। शब्दावली शब्दावली, सीमित होती है। हाँ। पढ़िए आगे। विभाषा: जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब उसे विभाषा या उपभाषा कहते हैं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि बोली का बड़ा एवं विस्तृत क्षेत्र ही विभाषा है। तो एक हो गया भाषा, एक हो गया विभाषा। विभाषा क्या हो गया? तो अपना भौगोलिक विस्तार के कारण। ठीक है, हम्म। अभी यहाँ पर देखिए, जमशेदपुर है, ये एरिया पकड़ लीजिए, झारखंड, छोटा नागपुर। हाँ, आदिवासी आपको झारखंड हो गया, बिहार से अलग हो गया, लेकिन यहाँ का भाषा क्या है? अलग है। तो विभाषा हो गया कुछ कुछ चीज जो अलग उसमें जुड़ गया। है तो हिंदी ही, लेकिन कुछ कुछ उसमें अलग जुड़ गया। फिर परिनिष्ठित भाषा पढ़िए। परिनिष्ठित भाषा, तीसरा नंबर। जी सर, पढ़ रहा हूँ। परिनिश्चित भाषा: जब कोई हम्म, भाषा या भाषा अपने स्वव्यवस्थित व्याकरण के साथ सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित व्यवस्थित, व्याकरण हाँ। के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है, हम्म, तब निश्चित भाषा का रूप ले लेती है। इस परिनिश्चित भाषा का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा, साहित्य रचना, सूचना एवं सरकारी काम काज में होने होने लगता है। दैनिक हम्म, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकों तथा सरकारी सूचनाओं में इसी परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है। आगे पढ़ते जाइए। जी। विशिष्ट भाषा: जो भाषा बोली, विभाषा एवं परिनिष्ठित भाषा से सर्वथा विभिन्न विविध नहीं नहीं, व्यवसायों। साहित्यिक साहित्यिक भाषा कहाँ पढ़े आप? जिस भाषा को अच्छा, मुख्य सॉरी रूप से सॉरी। साहित्य रचनाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। यह भाषा बोलचाल की भाषा से भिन्न तथा परिनिष्ठित भाषा के निकट होती है। लेखक, कवि एवं साहित्यकार इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान में हिंदी साहित्य में इसी भाषा में लिखा जाता है।
विशिष्ट भाषा पढ़िए। पढ़ रहे सर। विशिष्ट भाषा, जो भाषा बोली, विभाषा एवं परिनिश्चित भाषा से सर्वथा विभिन्न विविध व्यवसायों अथवा कार्यों की शब्दावली से निर्मित की गई हो, उसे विशिष्ट भाषा कहते हैं। जैसे हम्म, कानून की भाषा, कानूनी हम्म, कार्यवाही, न्यायालय आदि में जो भाषा व्यवहार में लाई जाती है, उसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है और वह हम्म, केवल इसी विशिष्ट क्षेत्र में ही प्रयुक्त होता है की जाती है। इसलिए हम्म। इस प्रकार की भाषा को विशिष्ट भाषा कहा जाता है। इसी प्रकार पंडितों की भाषा, सर्फ क्या सर्फ क्या सराफों की भाषा, खेल की सर्राफों, भाषा। हाँ सर्राफों मतलब क्या हुआ, जो गोल्ड में जो करता है डील उसको। हाँ, खेल की डॉक्टरों की भाषा। भाषा, शेयर बाजार की भाषा, विशिष्ट भाषा, विशिष्ट भाषा है। कानून में कोर्ट में जब केस होता है तो कैसे बोलते हैं, ये माय लॉर्डशिप, योर ऑनर बोलते हैं ना। तो ये सब बाहर में तो नहीं बोलते हैं, योर नहीं। लॉर्डशिप। उसी तरह से अब राजभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि राजभाषा से क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताइए, इसको पढ़िए। राजभाषा का अर्थ है वह भाषा जो राजकाज प्रशासन तंत्र के कार्य के संपादन में गतिविधि की कार्यकलापों की भाषा को, जैसे हर देश के अपने प्रतीक स्वरूप झंडे होते हैं, और जैसे हमारे देश का एक झंडा है ना जी, तिरंगा, उसी तरह से हर देश का एक भाषा भी होता है, परंतु हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, उसे राष्ट्र ध्वज के नाम से पुकारते हैं। उसी तरह देश की समग्रता की अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में सर्वादेशिक स्वरूप रखने वाली उसकी गतिविधि के संपादन की एक भाषा भी होती है। राष्ट्र के भिन्न भिन्न राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं हैं। वहां संघ राष्ट्रों में, जहां आमतौर पर समस्त देश में अथवा देश के अधिकांश भागों में परस्पर विज्ञान, रीति रिवाज, नीति, कला, संस्कृति आदि से संबंधित समस्त कार्य व्यापारों का निर्वहन होता है, हिंदी इन दायित्वों का निर्वाह करती है। यह आजादी से पहले मुगल शासन काल में और अंग्रेजी शासन काल में अनेक देशी राजाओं के राज्य की राजभाषा, देश के व्यापक क्षेत्रों की संपर्क भाषा तथा मुगल एवं अंग्रेजी शासन में ऊपरी तौर पर द्वितीय राजभाषा की तरह प्रयोग की जाती है। तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़िए। जी सर। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, हम्म, इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। राष्ट्रभाषा पूर्ण विकसित भाषा होती है। यह ठीक है। शिक्षा, प्रशासन और जन संपर्क की निर्विवाद भाषा निर्विवाद मतलब, निर्विवाद मतलब निर्विवाद जिस, भाषा होती है। हाँ उस निर्विवाद का मतलब जहां पर कोई विवाद नहीं हो। हम्म। हाँ, पढ़िए। यह शिष्ट, परिमार्जित तथा व्याकरणमस्त, सम्मत, हाँ होती है। हाँ देश की, होती है। हाँ देश की इसका विभिन्न अपना भाषा। साहित्य होता है। यह राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है और जनजीवन को प्रभावित करती है। वेरी गुड। तो ये है विशेषता, और एग्जाम में आएगा 8 9 नंबर का, तो लिख दीजिएगा। अगला पेज में भी है, राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणा होती है। प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने के कारण यह राजभाषा भी होती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा समझ गए, ये राजभाषा हो गया। राजभाषा मतलब प्रशासनिक कार्यों में यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, इसलिए राजभाषा। फिर पढ़िए आप, अब उसके बाद वो छोड़ दीजिए, आप पढ़िए। अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। स्वतंत्रता की लड़ाई में इसे विभिन्न भाषा भाषी सेनानियों के बीच भावों, विचारों एवं कार्य योजनाओं के संपादन के लिए संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया। यही कारण था कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को इस प्रांजल भारतीय संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा को संघ की राजभाषा बनाने का संकल्प पारित किया। भारत के संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि, ये जो हम लोग लिखते हैं हिंदी में, कौन सा लिपि है जी? ये जो अंग्रेजी का क्या है लिपि, रोमन है। उसी तरह से ये जो लिपि है हमारा हिंदी का, वो लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। हाँ वेरी गुड। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। वस्तुतः
संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित देश की 22 भाषाएं देश की राजभाषाएं हैं, परंतु जब हम पूरे देश को ध्यान में रखकर राजभाषा की चर्चा करते हैं तो उसका एकमात्र अर्थ होता है संघ की राजभाषा, जो संघ के प्रशासनिक कार्यों, संघ और राज्यों के बीच संपर्क तथा देश को एक दूसरे देशों के साथ राजनयिक संबंध और परस्पर आदान प्रदान के रूप में प्रयुक्त होती है। अब राष्ट्रभाषा पढ़िए, राजभाषा ऊपर पढ़ा हमने, चलिए राष्ट्रभाषा पढ़िए तो क्या है, ये आपको एग्जाम में एक्चुअली ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, लिखिए, या राज्य भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, अंतरराष्ट्रीय। कम से कम राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा इतना जरूर मतलब जो है सो याद रखिएगा। राष्ट्रभाषा पढ़िए क्या है। जी सर। राष्ट्रभाषा, जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमयक सशक्त माध्यम बन जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस तरह राष्ट्र की जितनी भी भाषाएं हैं सभी राष्ट्रभाषा है। फलस्वरूप भारत में के संविधान की 8वीं अनुसूची से सम्मिलित 22 भाषाओं के अतिरिक्त देश की दर्जनों अन्य भाषाओं भी जो अपने अपने क्षेत्रों में लोक संप्रेषण का माध्यम है, हमारी राष्ट्रभाषा हैं। यही कारण है कि भारत के संविधान में इनमें से किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित नहीं किया गया है। यही राजभाषा, संघ भाषा अथवा संपर्क भाषा जैसे शब्दों का ही व्यवहार हुआ है। परंतु इतना होते हुए भी एक विशिष्ट अर्थ में राष्ट्रभाषा की संकल्पना और उसकी सार्थकता से हम इनकार नहीं कर सकते, और इस सार्थकता एवं यथार्थता की अधिकारी भी अपनी स्थिति से के चलने हिंदी ही है। राजभाषा अथवा संपूर्ण भाषा अपनी एक सीमा में, कहाँ चल गया यार, पढ़िए। हाँ, राजभाषा अथवा संपर्क भाषा अपनी एक सीमा में बंधी है, परंतु उस सीमा के आर पार विस्तृत आयामों में परिव्यास राष्ट्र के प्रशासन, समस्त कार्य, व्यापार, व्यवसाय, रीति नीति, तकनीक तथा संस्कृत और परंपरा को अभिव्यक्ति देने वाली तथा विश्व के विभिन्न देशों तक इन्हें पहुंचाने में समर्थ राष्ट्र की एक सुगम, सुबोध एवं सशक्त भाषा राष्ट्रभाषा होती है। भारत में इस रूप में राष्ट्रभाषा के स्वरूप में भी हिंदी सर्वथा प्रतिष्ठित है। वस्तुतः राष्ट्रभाषा राष्ट्र की वह भाषा होती है जो अपने व्यापक परिवेश और विकासोन्मुख पर्वद्रमान शक्तियों के चलते अपनी क्षेत्रीयता की सीमा से ऊपर उठते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों के संवेद संपन्न को अपने आत्मा में समेटकर उसे प्रकाश अभिव्यक्ति देती है, और जो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न भाषियों के बीच भावनात्मक एकता स्थित है ठीक है, बस हो गया, समझ गए ना। हाँ सर, समझ गए ना क्या। सेतु का काम करती हैं। हाँ ठीक है, हो गया, दोनों छोड़ दीजिए, वहीं तक रहने दीजिए। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा मतलब आज के डेट में क्या, इंटरनेशनल लैंग्वेज में मेनली जो है इंग्लिश ही है, ठीक है ना। हर चीज में देखिएगा, आप विदेश भी जाइएगा, जैसे आप यहाँ से चल जाइएगा, मान लीजिए तमिलनाडु, तो आप किस भाषा में बोलिएगा, हिंदी में। बंगाली अगर है आप तो बंगाली में तो नहीं बोलिएगा। आप चले जाते हैं केरला, तो वहां भी आप भले आप उड़िया हो तो मतलब उड़ीसा के हैं तो उड़िया तो नहीं बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा, हिंदी बोलिएगा। भले आप केरला चले जाएं तो क्या बोलिएगा आप केरला में, केरला में मलयालम चलता है। हाँ सॉरी, मलयालम, तमिल में तो आप मलयालम बोलिएगा। अरे भाई आप तो हिंदी बोलिएगा ना। हाँ, तो लेकिन वहां भले वो कुछ बोल रहा हो, लेकिन आप तो वो नहीं बोलिएगा। भले आप मान लीजिए उड़िया है, आप बिहारी है या आप बंगाली है, कुछ है, तो उड़ीसा का भाषा तो नहीं बोलिएगा ना, उड़िया बंगाली तो नहीं बोलिएगा ना।
वहां जाके तो हिंदी ही बोलिएगा। तो इस तरह से हिंदी को भले संविधान में क्या लिखा गया है नहीं लिखा गया है, लेकिन एक तरह से जो है मोटे मोटे तौर पर ऐसा है कि पूरे देश में चलता है। अब अंतरराष्ट्रीय भाषा देख लीजिए, उसी तरह से कोई चाइना वाला कुछ बोले, लेकिन मोदी और जो शी जिनपिंग जब बात करता होगा बैठ करके, झूला पे बात किया था ना वहां पे अहमदाबाद में, याद हाँ। है? तो क्या वो तो इंग्लिश में ही बोल रहा होगा मोदी, और वो भी इंग्लिश में जवाब दे रहा होगा, भले वो मीडिया में वो चाइनीज में जवाब देता है, उसका जो है अनुवादक अनुवाद करता है। तो जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विमर्श या विनिमय तथा पत्र व्यवहार आदि के लिए व्यवहार में लाई जाती है, उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा अनेक राष्ट्रों में रहने वाले लोगों में व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या हुआ जी? अंग्रेजी ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा का गौरव प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसी भाषा का व्यवहार उत्तर बढ़ता जा रहा है। अभी दूसरा है फिर उसका मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसे व्यक्ति अपनी माता की गोद से सीखता है, अर्थात अभी जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी माँ का जो भाषा है उसको कहते हैं मातृभाषा। मान लीजिए आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप अंग्रेजी जान गए हैं, ठीक है, लेकिन आपकी माता का भाषा हो सकता है कि क्षेत्रीय भाषा, हो सकता है उड़िया हो सकता है बंगाली हो सकता है तमिल हो, तेलुगु हो। तो माँ का जो भाषा है दैट इज कॉल्ड मातृभाषा, अर्थात उसे माँ बाप अड़ोस पड़ोस और उसके अपने संस्कार की भाषा मातृभाषा होती है। मातृभाषा की पहचान के संबंध में गुलाब राय ने अपने लेख मातृभाषा की महत्ता में लिखा है कि यदि किसी की मातृभाषा का पता करना है तो वह किसी भी प्रकार से पता नहीं चल पाए तो अचानक पीछे से उसकी पीठ पर मुक्का मारो। ऐसा स्थिति में जिस भाषा से वो अपनी आह व्यक्त करे। आप बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा है ये? आपको जब तकलीफ होता है तो किसको याद करते हैं? माँ को। जी। और माँ को किस भाषा में याद करते हैं? माँ को बोलते हैं कि माँ कुछ क्या बोलते हैं, तो उससे पकड़ा जाएगा कि आप किस भाषा के आदमी हैं, आपकी मातृभाषा क्या है। समझ रहे हैं आप? हाँ, ठीक जी है। जी। तो वही कह रहे हैं कि उसके पीठ पर मुक्का मारो और फिर जो दर्द से कराहेगा और अपनी माँ को याद करेगा और किस भाषा में याद करता है तो उससे मालूम चल जाएगा। कोई कितना भी विदेशी भाषा का ज्ञान, भले अंग्रेजी में चबा चबा के बोल रहा हो, बहुत सुंदर बोल रहा हो, बहुत अच्छा बोल रहा हो, लेकिन ये वाला ट्राई करेंगे सर अपने दोस्त लोग पे। तो ज्यादा ऐसा ना हो कि फिर आप ही को याद दिला आप ही को अपनी मातृभाषा याद दिला दे, ऐसा ज्यादा ट्राई नहीं कीजिएगा। होता है ना, हम जैसे लोग का मान लीजिए सब दोस्त कहीं बिहारी ही है। हम लोग का सब दोस्त बिहारी ही है। हाँ तो है ना, मम्मी कहाँ है या ऐसा अब जो देखिए गांव में रहा हो या घर में बोल चाल, मम्मी क्या है, बिहारी है तो भोजपुरी में बात करेगी, मैथिली में, मगही में। कोई बंगाली है तो जो लड़की है लड़का है अपना माँ बाप के साथ बंगाली में ही बात करेगा। तो जी। ऐसा नहीं कि पीठ पे मुक्का मारो, मान लीजिए गिर गया या कोई तकलीफ में हो या कहीं तकलीफ दर्द हो रहा है, तो होता है ना आदमी अपना माँ को या बाप को पिताजी को बुलाता है या भगवान को, तो जिस भाषा में वो अभिव्यक्त करता है वो हुआ बात, वही उसका मातृभाषा है। यही बात कहना चाह रहा है। तो ये समझ में आ गया। फिर कार्याल कार्यालयीन भाषा, मतलब कार्यालयीन मतलब क्या? कार्यालय, ऑफिस की भाषा, ऑफिस में जो भाषा चलता है उसको बोलते हैं कार्यालयीन भाषा। जी। इस भाषा से आशा है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का गरिमामय पद दिया गया। देखिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन हिंदी अभी भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो राजभाषा में और राष्ट्रभाषा में अंतर है। इसीलिए जो बोलता है ना तमिल और तेलुगु वाला कि हम तमिल में बोलेंगे, तेलुगु में बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे, एक तरह से नियमतः वो लोग सही है, क्योंकि हिंदी को अभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। ठीक है, वैसे बोलने के लिए मान्यता तो है, सब जगह चलेगा हिंदी, परंतु
वैसा नहीं। चलिए हिंदी भाषा का मानकीकरण पढ़िए, आप पढ़िए तो। मानकीकरण कहाँ दिखने का सर? पेज नंबर 24। मानकीकरण भाषा की हम्म, एक सहज सामाजिक प्रक्रिया है। मानव हम्म, भाषा अर्थात ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। मानव हम्म, भाषा को नागर भाषा, परिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा, साधु भाषा और टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसको हम्म, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। मानव का हम्म, अर्थ स्थिर, शुद्ध तथा स्तरीय भाषा होती है। भाषा के अनेक रूप होते हैं। मानव भाषा का रूप संसार में एक समान होता है। उसका हम्म, प्रयोग पठन पाठन, ज्ञान विज्ञान, साहित्य संस्कृति में भी एक समान होता है। और हम्म, साहित्य विज्ञान वाणिज्य में मानव भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। मानव भाषा एक क्षेत्र विशेष की विशिष्ट भाषा होती है। उसका अपना निश्चित व्याकरण होता है। मानव भाषा का एक पूर्ण शब्दकोश होता है तथा सभी से उसे मान्यता प्राप्त होती है। आज जो हम्म। हिंदी प्रयोग में आ रही है वह मानव हिंदी है। मानव हिंदी मानक भाषा, हिंदी, मानक मानक मतलब स्टैंडर्ड। अच्छा मानक हिंदी मानक, है। हाँ मानक। मानक हिंदी भाषा उसे कहते हैं जो व्याकरणयुक्त सर्वमान्य राजभाषा हो, जिसमें एकरूपता, स्थिरता, स्वायत्तता और कार्य व्यापार में प्रयोग की अधिकता हो, हम्म, जिसे सामाजिक जीवन में बोलचाल एवं लेखन में प्रयोग किया। आगे मैम हम्म, उठाइए थोड़ा पेज। प्रयोग किया जाता हो, वह अपने आदर्श रूप में साहित्य रचना योग्य हो, जिसमें विश्वविद्यालयीन अध्ययन अध्यापन एवं शोध कार्य किया जाता हो, जिसमें दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में समाचार प्रसारित हो। मानक भाषा सामाजिक जीवन की आदर्श भाषा होती है। वह परिष्कृत रूप में सामाजिक, साहित्यिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। इस दृष्टि से हिंदी एक पूर्ण वैज्ञानिक मानक भाषा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी मानक भाषा है। इसमें लिपि और व्याकरण की दृष्टि से जितनी परिपूर्णता है उतनी विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं है। बताइए, व्याकरण और लिपि का इतना जो उसके दृष्टिकोण से परिपूर्णता है उतना किसी में नहीं है। हिंदी जब राजभाषा के पद पर आसीन हुई तो उसके लिए भाषा के मानक के रूप की जरूरत पड़ी, जिसमें स्पष्टता, एक रूपता, सुनिश्चितता और औचित्य का समावेश होना आवश्यक समझा गया। अतः आजादी के बाद से आज तक हिंदी को अधिक प्रयोजनीय, तर्कसंगत, वैज्ञानिक तथा सार्थक बनाने के लिए की दिशा में प्रयत्न कर इस क्षेत्र में इसका मानक रूप तैयार किया जा रहा है। तो भाषा के मानकीकरण की विशेषताएं क्या है, वो ये हैं। पहला, मानकीकरण का आधार सामाजिक अभिस्वीकृति है। दूसरा, मानकीकरण समाज सापेक्ष है। तीसरा, मानकीकरण समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के भाषिक स्वरूप में से अपना स्वरूप निर्धारित करती है। चौथा है, मानकीकरण सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पांचवा है, मानकीकरण जन एवं तंत्र दोनों मान्य होता है। छठा से पढ़िए आप। मानकीकरण का रूप प्राप्त कर लेने पर भाषा का परिक्षेत्र वृहत्तर वृहत्तर, हो जाता है। वृहत्तर वृहत्तर हो का जाता मतलब, है, वृहत्तर मतलब वाइड। ठीक है, उसका स्कोप वाइड हो जाता है, बृहत्तर। ठीक है, आगे पढ़िए जी। सातों। मानकीकरण का प्रयोग समस्त औपचारिक संदर्भों में होता है अथवा किया हम्म, मान किया जाता है मान्य किया हम्म, जाता है। हम्म, मानकीकरण अपने क्षेत्र में प्राप्त बोलियों के स्तर पर स्थापित सर्वमान्य भाषा रूप है। हम्म, मानकीकरण को सार्वभौमिक प्रतिष्ठा सहज रूप में प्राप्त हो जाती है।
हम्म, मानकीकरण भाषा समाज तथा संस्कृति की प्रतिष्ठा का मापदंड है। हम्म। आगे भी 3 पॉइंट है। मानकीकरण मानकीकरण। भाषा के साथ सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम्म, मानकीकरण सदा के लिए स्थिर और कोष्ठबद्ध नहीं होता है। मतलब सर कोष्ठबद्ध। कोष्ठबद्ध। कोष्ठ मतलब क्या होता है? कोष्ठ मतलब होता है आप क्या बताया आपको? आपको ब्रैकेट, ब्रैकेट समझ रहे हैं? कोष्ठ ब्रैकेट, ब्रैकेट को कोष्ठ बोलते हैं। तो मानकीकरण सदा के लिए स्थिर और कोष्ठबंद नहीं होता। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड बना दिया किसी वर्ड को या किसी लाइन को या किसी विचार को, तो उसको एकदम कोष्ठ मतलब उसको जो है ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब उसमें लक्ष्मण रेखा खींच दिया कि उससे चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। और उसको परिमार्जित या और भी अच्छा होगा तो बाद में उसके लिए अलग स्टैंडर्ड, अलग बेंचमार्क बनेगा। आई बात समझ में? जी। चलिए आगे बढ़िए। मानकीकरण में आत्मसातीकरण का प्रवृत्ति होती है। चलिए हो गया खत्म। अब इसमें जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली या राजभाषा? उसको कहते हैं, तीसरा बोली कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? बोली, भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा? उसको विचारों के भाषा। आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा। भाषा कहते हैं। ठीक है। संवैधानिक रूप से सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत भाषा क्या है? बोली है, राजभाषा है, विभाषा है, राष्ट्रभाषा सरकारी है? कामकाज के लिए सर राजभाषा होगा। हाँ। निम्न में से भाषा के रूप कौन से हैं? राजभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, उपरोक्त सभी? सभी। भारत में राजभाषा किस लिपि में स्वीकृत की गई है? देवनागरी, मराठी, देवनागरी। गुजराती? अब देवनागरी देख, सर। अब इसके बाद जो चैप्टर है ना भाषा कौशल, वो हम लोगों ने कल किया था। कल के क्लास में इस पूरे चैप्टर को किया था। तो इसीलिए हाँ। हम लोग पृष्ठ संख्या डायरेक्ट जाएंगे, 29 में जाएंगे, पृष्ठ संख्या 29 में, जो कि करुणा, करुणा नाम का एक निबंध है। उसको थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। पृष्ठ संख्या 29, पेज नंबर 29। सर इसको मंडे को करे क्या, मतलब कल? नहीं नहीं, अभी 10 मिनट और है ना जी। 10 मिनट पढ़ेंगे ना आप, उसके बाद चल जाइएगा अपना गाना क्लास में, मैं आपको नहीं अच्छा रोकूंगा। ठीक। डोंट वरी। नहीं वो 6 बजे कहाँ लगता है इसलिए। कहाँ पर जाते हैं गाना सीखना? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर है? हाँ। अरे, गाना वाना सीख के आइए कभी कॉलेज में। मैं जब रहूंगा तब आइएगा, कुछ गाना वाना सुनाइए हम लोगों को भी। एकदम एकदम हाँ, सर, आइएगा तो तो जरूर सुनेंगे। एकदम एकदम आके कभी प्रोग्राम बनाते हैं कॉलेज में, मैम को बताते हैं, किसी दिन रखते हैं। ठीक है। जी जी। देखिए ये करुणा, ये जो है ना, ये चैप्टर का नाम है करुणा, और ये लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। करुणा जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो करुणा का मतलब क्या होता है? करुणा का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति दया, दया भाव रखते हैं, किसी के प्रति हम्म। ममता रखते हैं, करुणा रखते हैं, किसी के प्रति कुछ क्षमा करने का रखते हैं, तो उसको बोलते हैं करुणा। आपको समझ में आ रहा है करुणा क्या है? अभी आदमी सर जी को सर जी। जैसे हाँ, समझ रहे क्या सर, हुआ? समझ रहे। हाँ, करुणा बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप मान लीजिए रोड पर अगर किसी कुत्ते को देख लें, किसी गाय को देख लें, या किसी जानवर को भी देख लें, मान लीजिए उसके पैर में चोट लग गया है, तो उसको देख करके आपको, अगर वो किसी गाड़ी वाले ने कुचल दिया है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, या कुछ दुखी हो जाते हैं, या सोचते हैं कि कुछ इसका मलहम पट्टी कर दें? मरहम पट्टी किया जाए, ऐसा कुछ हेल्प किया जाए। ऐसा ऐसा मन में आता है ना? कोई आदमी अगर जी गिर गया हो, चोट लग गया हो, तो आपके हाथ में भले ही कितना भी कीमती सामान हो, उसको आप तुरंत रख के उसको तुरंत उठाइएगा कि नहीं? सर। तो यही तो है करुणा। हम तो एक बार आदमी में, उठाए थे सर एक आदमी को। अच्छा, एक ही बार उठाए थे? मतलब जब जब मिलता तब उठा लेते हैं, एक बार हमको याद है वो जगह इसलिए। अच्छा, तो ठीक है, आप खोजते रहिए आदमी को जहां जहां मिले। चलिए बहुत अच्छा। नहीं, यही कहने का मतलब, यही तो करुणा है, हम्म। यही तो दया है, और ये करुणा और दया है, इसीलिए तो मानवता जिंदा है।
तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा लेख है, निबंध। देखिए आपका जो ये विषय है ना, इस विषय में आपको व्याकरण भी है, आपको संज्ञा सर्वनाम का भी नॉलेज दिया है, जो अलग अलग जो तरीका है लिखने का, जैसे ये निबंध है, निबंध मतलब लेख समझ लीजिए, निबंध लिखना, ठीक है। कहानी भी है, कविता भी है, व्यंग्य भी है, बहुत तरह का, हर तरह का चीज है, हिंदी में पूरी तरह से ट्रेंड किया हुआ है। तो लेखक का जरा सा परिचय पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले उत्तर प्रदेश के अगोना नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो कि कानूनगो पद पर मिर्जापुर में आसीन हुए। तो पूरा परिवार मिर्जापुर आ गया। शुक्ल जी 9 वर्ष के थे तब उनके माता का देहावसान हो गया। अध्ययन के प्रति बचपन से ही वे लगनशील थे। अनुकूल वातावरण न मिलने के बाद भी उन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। पिता की इच्छा थी कि वे वकालत करें, परंतु उनकी रुचि साहित्य में थी। आगे चलकर वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी समय उनके लेखन और लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। अंकित, आपको निकलना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है जी सर। अंकित, और जी 6 सर। बजे से क्लास है आपका। हाँ 6 बजे से रहता है, चलो हम सोचे 5 से 6 क्लास चलेगा, 6 बजे निकल जाएंगे। तो 10 6 बजे बजे पहुंच जो है जाना। तो गाड़ी चलाते हैं, 10 किलोमीटर जाइएगा तो आराम से गाड़ी चलाइएगा। इट्स बेटर लेट देन नेवर बिफोर, ठीक है। चलिए मैं छोड़ता हूँ क्लास। तो कल से ऐसा कीजिए ना, 15 मिनट पहले हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हम तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब, ताकि आपको 6 बजे से पहले मैं छोड़ दूं 10 मिनट